सब एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे क्लास 11th अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सर आपने फर्स्ट चैप्टर तो कराया नहीं। फर्स्ट चैप्टर इसलिए नहीं करवाया क्योंकि तुम लोग ना पहले ये सेकेंड चैप्टर में टर्मिनोलॉजी समझो। 2-4 चैप्टर आगे चलेंगे, जब थोड़ा पता लगेगा कि एक्चुअल में अकाउंट्स होता क्या, क्या रूल्स होते हैं, तब हम लोग दोबारा आएंगे सर पहले चैप्टर पे। वरना इसमें तुम्हें समझ कुछ आएगा नहीं फर्स्ट चैप्टर में, बस रट्टे मारते जाओगे। इसलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर को पहले शुरू करेंगे। सर दूसरी बात, मैंने इस चैप्टर में टोटल 30 से 35 तुम्हारी डेफिनेशन हैं। मैंने एक एक डेफिनेशन को कवर किया है। हो सकता है वो उसी ऑर्डर में ना अवेलेबल हो, या जिस ऑर्डर में मैं सिखा रहा हूँ तुम पढ़ना उसी ऑर्डर में, तुम्हारी बुक में कोई और ऑर्डर में गिवन हो सकती है, बट कवर एक एक डेफिनेशन करूंगा। सर तीसरी बात, सर जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए ना, इसको ढंग से नोट डाउन कर लो। मैं कह रहा हूँ भले अपनी बुक पढ़ लो, भले ये नोट्स पढ़ के चल जाओ, तुम्हारा पेपर में काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नोट्स बने ना ये भी उसी बुक में से बने। मुझे पता क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने बस इंपॉर्टेंट वाला लिख दिया। तुम अभी नए नए अकाउंट्स सीखना शुरू किए, एवं फालतू की लाइनों को रटते जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये 3 बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सर हमारा सेकेंड चैप्टर जिसमें हम बेसिक टर्म्स को सीखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहला जो मैंने आज तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो पढ़ाना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब तुम लोग क्या करोगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखोगे कि मेरे ये टर्मिनोलॉजी में कहाँ पर है, ये तुम्हारे सेकंड चैप्टर में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो तुम्हारी डेफिनेशन सेकंड चैप्टर में वो सिखा रहा हूँ, समझो। ये कोई 4th-5th चैप्टर में है, बट समझ लो यार एक बार, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस है ना और जो बिजनेस मैन है, ठीक है, जो इस बिजनेस का ओनर है, ये दोनों सेपरेट पर्सन है। सर सेपरेट पर्सन का मतलब क्या है? ये हमारी असम्पशन होगी। सर मैं और डिटेल में समझाता हूं। ये बोलता है कि जितने भी मेरे बिजनेस के खर्चे हैं ना उसको अलग रिकॉर्ड करो, ठीक है। जितने भी बिजनेस मैन के खर्चे हैं सर उसको अलग रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल, सर मेरे ये ऑफिस के अंदर ना, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज थे। मैंने 10 एम्प्लॉयज को पूरे साल में 10 लाख रुपए सैलरी दी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयज किसके हैं? सर एम्प्लॉयज तो बिजनेस के हैं, क्योंकि वो बिजनेस का काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये बिजनेस का खर्चा है। अब ये मिस्टर रॉय ने क्या किया, अपनी बीवी के बर्थडे पे उनको 10 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस लेके दिया। मेरे को एक बात बताओ, बीवी किसकी है? सर बीवी तो बिजनेसमैन की है, बिजनेस की बीवी थोड़ी ना है, बिजनेसमैन की बीवी है। तो सर इसका मतलब है कि ये मिस्टर रॉय का पर्सनल खर्चा है। सर मेरे को समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल दे दूं। देखो सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में अजम्पशन रखो इसको कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो भी बिजनेस के खर्चे हैं, जो जो बिजनेस की इनकम है, उसको अलग मेंटेन करना, उसको अलग रिकॉर्ड करना है। जो जो मेरे बिजनेसमैन के खर्चे हैं उनकी जो भी इनकम है वो अलग है। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को एक बनाना है, मुझे एक बनाना है बिजनेस की बुक्स, ठीक है, बिजनेस की बुक्स हमने बनानी सीखनी है। सर बिजनेसमैन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है यार, वो तो उसके पर्सनल मैटर है भैया। 10 लाख का नेकलेस है या 100 करोड़ का, अपने को क्या लेना देना। मेरे को किससे मतलब है? सर बिजनेस से। सर बिजनेस की इनकम का मतलब क्या होता है? देखो मैंने बिजनेस का एक्सपेंस बताया, सैलरी। मिस्टर रॉय का पर्सनल एक्सपेंस बताया, द आंसर इज यस। अब सर अब मैं कोई बात बताऊँ, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। सर मिस्टर रॉय की बुआ जी है घर पे, ठीक है, बुआ ने 5,000 रुपये खर्ची दी मिस्टर रॉय को। मेरे को एक बात बताओ, बुआ किसकी है? सर मिस्टर रॉय की। तो ये जो इनकम है 5,000 रुपये जो उन्होंने कमाया वो किसका होगा? सर वो मिस्टर रॉय का होगा। इसका मतलब है कि बिजनेस की बुक्स अलग मेंटेन होगी, मिस्टर रॉय का जो भी हिसाब किताब होगा वो अलग रखेंगे। मिस्टर रॉय अपने हिसाब किताब जितनी भी इनकम है 5,000 बिजनेस को नहीं दे देंगे भाई रख लेना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है सर बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ठीक है। हम लोग बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, बिजनेस की जितनी भी इनकम है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे सेपरेटली। जो जो ओनर के पर्सनल खर्चे हैं सर उसको नहीं, हमें को मतलब वो पर्सनल खर्चे जो मर्जी करे, हमने किसकी अकाउंटिंग करनी है? बिजनेस की। इसका मतलब है कि अगर मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट या एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे भी जाऊंगा ना, ठीक है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि भैया बताओ तुम्हारे बिजनेस के कितने खर्चे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी एक दुकान के पास गया, मैंने बोला बता भाई तूने क्या क्या खर्चा किया, उसने बोला भैया ये मैंने ना गुड्स को परचेज किया था 10 करोड़ के, तो ये मेरा खर्चा है, ठीक है। अब वो भाई अगर गोवा ट्रिप मारने चल गया, वो बोलेगा यार मेरे को 10 लाख रुपए मेरा गोवा के ट्रिप पे लग गया था, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है।
मैं किसको देखूंगा? बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की इनकम। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर करेंगे ना, हम अकाउंटिंग जो करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, जो भी ये सब करेंगे ना, वो हम बिजनेस के पॉइंट से करेंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट से। इसका मतलब जितनी भी आप टर्मिनोलॉजी समझोगे ना, वो बिजनेस के पॉइंट से समझना, ना कि ओनर के पॉइंट से। तो देखो सर, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. Business transactions are recorded from the point of view of business but not from the point of view of owner. चलिए डेफिनेशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट था। अब डेफिनेशंस पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली 5 डेफिनेशंस हैं, समझते हैं सर। सबसे पहली डेफिनेशन को जो है हमारी लायबिलिटी। सर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैं बिजनेस हूं। अब मुझे ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने बैंक लोन लिया है, अब मेरे को लोन वापस तो करना है। इसका मतलब है मैं बीइंग अ बिजनेस, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उससे लोन लिया है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस को वापस करना है, विच इज पेएबल बाय द बिजनेस टू एन इंडिविजुअल और एनी अनदर बिजनेस। जो जिस बैंक से पैसा लिया वो भी तो एक बिजनेस ही है ना, बैंक भी धंधा ही कर रहा है ना। तो मैंने क्या बोला? लायबिलिटी मीन्स एन अमाउंट, ये वर्ड को ना बड़े ध्यान से पढ़ना। ओड, ओड का मतलब होता है पेबल, ओन्ड नहीं लिखा यहां पर। तो लायबिलिटी मीन्स एन अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ठीक है। अब ये बिजनेस ओ कर रहा है, मतलब ये पैसा बिजनेस को किसी को वापस करना है। अब वो एक इंसान भी हो सकता है, ठीक है, वो एक दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। तो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या? सोचो किसके पॉइंट से? सर सोचना है बिजनेस के पॉइंट से, ठीक है। अब सोचो, लायबिलिटी का मतलब है ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस ने किसी को देना है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि जो बैंक लोन है वो बिजनेस ने वापस करना है, बैंक को बिजनेस ने पैसा देना है, तो ये बिजनेस के लिए होगी लायबिलिटी। अब 2 तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसके लिए ना 2 मिनट रुको, ये मैं नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, उसके बाद ये आ जाओ। कहते हैं लायबिलिटी ना फर्दर क्लासीफाई होती है करंट लायबिलिटी, ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी। ये जो 2 है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 मिनट रुको, नेक्स्ट में बताता हूं। तो करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो बिजनेस को 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है। सर मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैंने गुड्स परचेज किए, जिस दुकान से गुड्स परचेज किए उसको बोला तेरे को 3 महीने के अंदर तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी, पेमेंट नहीं पहुंची तो अपना जाके गुड्स उठा लियो। इसका मतलब है मैं लायबिलिटी है ये? सर लायबिलिटी तो है, क्योंकि बिजनेस को पे करना है। क्या मेरे को 1 साल के अंदर अंदर पे करना है? आंसर इज यस, इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। मैंने तो उसको बोला कि भाई तू गुड्स भेज दे, मैं तेरे को 2 साल के अंदर पेमेंट कर दूंगा। इसका मतलब है लायबिलिटी है। हाँ सर लायबिलिटी तो, क्योंकि पैसा देना है, बट क्या 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना? नहीं सर, 1 साल के बाद देना है, तो उसको बोलूंगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद पे करना है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, मैंने लोन लिया जो मेरे को 10 साल के अंदर पे करना है, 10 साल के बाद पे करना है, तो वो क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होती है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, मैंने कोई 3 महीने के लिए लोन ले लिया सर, 3 महीने बाद पैसा वापस करना, तो उसको बोलूंगा करंट लायबिलिटी। अच्छा सर एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, अकाउंट्स बनेंगे बिजनेस के पॉइंट से, बिजनेस के खर्चे, बिजनेस की इनकम उसी को देखना, ओनर के जो खर्चे हैं उसकी जो इनकम उसको मत देखना। अच्छा सर दूसरी बात उसने बोली लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को पे करनी है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू एन इंडिविजुअल और टू अनदर बिजनेस। फिर लायबिलिटी 2 तरह की होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करनी है, नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी है। अब मैंने तुम्हें 2 और चीजें बोली, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो क्या होती है? 2 मिनट रुक जाओ, हम लोग अब सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं जिसका नाम है कैपिटल। कैपिटल समझाने के बाद दोबारा से इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब बताऊंगा। देखो सर कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? सर ये है बिजनेस, ठीक है। सर ये है ओनर। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई धंधा खोलना है, ठीक है, तुम्हें अगर कोई बिजनेस करना है, सपोज करो सर मैं हूं मोहक छाबड़ा, मेरी जो क्लासेस है उसका नाम है मोहक छाबड़ा क्लासेस। इसका मतलब है कि मेरे बिजनेस का नाम है मोहक छाबड़ा क्लासेस, मैं हूं मोहक छाबड़ा, मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो ओनर को बिजनेस के अंदर
सर बिजनेस के अंदर मतलब दोनों अलग अलग है ना, हमने बोला वो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूं, भले आर्टिफिशियल पर्सन है। मोहक छाबड़ा क्लासेस अलग है, मोहक छाबड़ा अलग है। इसका मतलब है मोहक छाबड़ा क्लासेस को शुरू करने के लिए मेरे को क्या लगेगा सर? पैसा लगेगा ना, बिल्डिंग लगेगी, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर बेंचेस रखूंगा, ब्लैक बोर्ड लेके आऊंगा। इसका मतलब है कि कोई भी पैसा जो ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल। एनी मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल। सर देखो, ओनर ने अगर कोई भी पैसा दिया किसको? बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इनिशियल स्टार्टिंग में पैसा लगता है उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। अच्छा सर मेरे को एक बात बताओ, क्या कैपिटल हमेशा मनी ही होती है? अगर मैंने 10 लाख बिजनेस में लगा के वही कैपिटल होता? आंसर इज नो। कैपिटल जो है ना वो मनी तो होगी ही होगी। अगर कोई मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल तो है, बट कैपिटल का मतलब एक और भी होता है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एसेट। सर समझ नहीं आया, मेरे को एक बात बताओ। मैंने क्या किया, मैंने ना, मेरे पास 2 घर है मेरे, ठीक है, एक ये जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एक घर ना ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अपना जो क्लासेस खोलनी है ना, मैं काम करता हूँ, बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, ठीक है, तो कोई काम तो आ नहीं रही, मैं उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस को देता हूँ और वहां पर बिजनेस अपना धंधा करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ओनर ने अपना एक एसेट, एक बिल्डिंग भी दे दी, वो भी कैपिटल माना जाएगा। कैपिटल का मतलब है ओनर बिजनेस को, ये दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। मोहक छाबड़ा अलग है, मोहक छाबड़ा क्लासेस अलग है। मोहक छाबड़ा ने कुछ पैसा दिया मोहक छाबड़ा क्लासेस को, जाओ जाके बेंच ले आओ, ब्लैक बोर्ड ले आओ, ठीक है। तो मोहक छाबड़ा क्लासेस एक बिजनेस है, वो एक अलग इंसान है, उसको समझो, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, अब मोहक छाबड़ा क्लासेस ने पैसा दिया जिसके बेंचेस आ गए। मोहक छाबड़ा क्लासेस ने अपनी एक बिल्डिंग भी दे दी, सॉरी मोहक छाबड़ा ने अपनी एक बिल्डिंग भी दे दी मोहक छाबड़ा क्लासेस को कि सर बैठो, कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे कहीं तो बैठाओगे ना। तो वो बिल्डिंग भी क्या है? कैपिटल। तो देखो सर, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द ओनर। ओनर कौन है? मोहक छाबड़ा क्लासेस का मोहक छाबड़ा। अगर कोई दूसरा इंसान मेरे को पैसे दे रहा है तो वो कैपिटल नहीं होगा। ओनर जब पैसा लगाएगा वो कैपिटल होगा। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनी एसेट्स, ठीक है, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। एसेट का मतलब जैसे बिल्डिंग, लैंड, ये सब मैं बताता हूँ एसेट के अगली डेफिनेशन में। तो देखो, पैसा दिया, 10 लाख रुपया दिया, वो भी आया, फिर मैंने क्या दिया, अपनी बिल्डिंग भी दे दी, तो कैपिटल उसको भी बोलेंगे। पैसा भी हो सकता है, कुछ और भी इन काइंड भी हो सकता है। अच्छा सर, यहां तक समझ आ? अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बेस है पूरी अकाउंटिंग का, ध्यान से समझना। कैपिटल इज नोन एज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। अरे सर, हमने अभी ऊपर पढ़ा था लाइबिलिटी में 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सर क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। देखो भैया समझो, कहता जी जो कैपिटल होती है ना वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है सर, मेरे को तो समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस को पे करना है, ठीक है जी। अब बात को ध्यान से समझना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देखो, मैंने बोला कि मैं कौन हूं? ओनर, ठीक है। ये भाई साहब ओनर है, इसने बिजनेस को कुछ पैसा दिया और बोला ये मेरा कैपिटल है। मेरे को एक बात बताओ, ओनर बिजनेस को क्या बोल रहा है? देख भाई, तेरे को मैंने 10 लाख रुपया दिया, ठीक है, इस 10 लाख को तू ढंग से यूज कर, बिजनेस एक पर्सन है, तू ढंग से यूज कर इस 10 लाख रुपए को, मुझे प्रॉफिट कमा के दे। अगर तूने मेरे को प्रॉफिट नहीं कमा के दिया, मैंने क्या बोला, ये कैपिटल दिया, तू बदले में मेरे को क्या देगा? प्रॉफिट। इसका मतलब है जो 10 लाख का कैपिटल दिया वो तो ठीक है, वो तो चाहिए वापस, उसके ऊपर 2-4 लाख रुपए का प्रॉफिट भी चाहिए। अगर तूने मेरे को वापस नहीं किया तो मैं अपना पैसा निकाल के ले जाऊंगा। सर सिंपल सी बात है, मैंने 10 लाख रुपए खर्चा करके मोहक छाबड़ा क्लासेस खोली, कोई पढ़ने ही नहीं आया तो बंद ही करनी पड़ेगी ना। तो ओनर ने बिजनेस को बोला भाई तेरे को पैसा दे रहा हूं, पैसा इसलिए नहीं दे रहा तू जाके मजे करे, तेरे को पैसा इसलिए मिल रहा है कि तू मुझे इस पैसे के ऊपर प्रॉफिट कमा के दे, मेरा पैसा वापस कर, साथ में मेरे को प्रॉफिट भी वापस कर। इसका मतलब है मैं किसके पॉइंट से सोचूंगा? सर मैं सोचूंगा बिजनेस के पॉइंट से। बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस इज लायबल, बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर व्हाट? सर कैपिटल। अगर 10 लाख लगाया तो बिजनेस को उसको 10 लाख तो वापस करना ही करना है, वो तो उसका कैपिटल है, साथ में प्रॉफिट भी वापस करना है। तो मैं बिजनेस हूं सर, मेरे को ओनर को कुछ पैसा वापस करना है।
इसको बोलते हैं सर, इसीलिए कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेसमैन ने 10 लाख लगाया, अब मुझे बिजनेस को ओनर को वो 10 लाख वापस भी करने पड़ेंगे। अगर वो वापस नहीं कर पाया, लॉस कर दिया उसने, तो ओनर अपना पैसा वापस ले जाएगा। इसका मतलब है सर बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल को क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सर इंटरनल लायबिलिटी क्यों? देखो लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस को अमाउंट पे करनी है ओनर को वापस। अब ओनर जो है ना वो घर का बंदा है, इंटरनल का मतलब अंदर की बात है, ओनर घर का बंदा है ना, इसलिए इसका नाम देते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा सर मेरे को बात बताओ, मैं बिजनेस हूँ, बिजनेस ने ना बैंक से कोई लोन लिया है, बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 10 लाख रुपए ओनर ने लगाए हैं? नहीं सर, ये ओनर ने नहीं लगाया, बैंक मेरा ओनर नहीं है, मैं मोहक छाबड़ा क्लासेस का ओनर नहीं है, बैंक ओनर तो मोहक छाबड़ा है। इसका मतलब है बैंक कोई आउटसाइडर है, बाहर का बंदा है, ठीक है। बाहर का बंदा मतलब उसको कुछ नहीं पता मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कितनी सेल, कुछ नहीं पता उसको। तो सर उसको बोलूंगा अच्छा मेरे को उसको 10 लाख वापस करने पड़ेंगे, लोन लिया है, आंसर इज यस, तो लायबिलिटी है, बट ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मतलब ये ऐसा पैसा है जो मेरे को किसी आउटसाइडर को वापस करना है। जब बिजनेस को कोई पैसा अपने ओनर को वापस करना उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। कैपिटल का दूसरा नाम भी है ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ भी होता है। फिर उसने बोला कि कैपिटल के ना अगर सोल प्रोप्राइटर है, अगर सिंगल पर्सन ओनर कर रहा है तो इसी कैपिटल का नाम होता है कैपिटल। अगर पार्टनरशिप, एक से ज्यादा इंसान बिजनेस कर रहा है तो इस कैपिटल का नाम हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही तो इसी कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये है कुछ नहीं, एक बार रट्टा मार लेना, अभी तक कुछ नहीं समझ आएगा, ये +2 में जाकर समझ आएगा कि पार्टनरशिप और कंपनी क्या होती है। अच्छा सर, अब ऊपर मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी समझा दी। तो मैंने पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सुना, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी। फिर मैंने सिखाया लायबिलिटी का मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस को किसी को भी पे करना है। अगर ओनर को पे करना तो इंटरनल लायबिलिटी, बाहर वाले को पे करना तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करो, नॉन करंट लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा में बाद पे करो। कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया है, वो मॉनेटरी वैल्यू में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। और कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस को ये पैसा अलॉन्ग विद द प्रॉफिट अपने ओनर को वापस करना होता है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, वहां पर देखेंगे, अभी नहीं कुछ समझा रहा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर, एसेट्स। सर एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बिजनेस ओन कर रहा है। अच्छा सर कौन ओन कर रहा है? बिजनेस। सर बिजनेसमैन नहीं, अरे नहीं भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरे बिजनेस की है, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरे बिजनेस की है, जो मुझे मतलब बिजनेस को, मैं बिजनेस हूं, जो बिजनेस को फ्यूचर में कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे के जाए। सर समझा नहीं, देखो मोहक छाबड़ा क्लासेस एक बिजनेस है, मोहक छाबड़ा क्लासेस के नाम के ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर एक बिल्डिंग है, ठीक है, कि ये बिल्डिंग का ओनर है मोहक छाबड़ा क्लासेस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब बिल्डिंग है तो उसमें क्लासेस बनी होंगी, बच्चे आएंगे, पैसा मिलेगा। इसका क्या मतलब है? क्या ये जो प्रॉपर्टी जो मेरे बिजनेस के नाम पे थी, इसने मेरे को बेनिफिट जनरेट किया? द आंसर इज यस। दूसरे एग्जांपल देता हूँ, मोहक छाबड़ा क्लासेस के अंदर क्या था, बेंचेस लगे हुए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के बेंच लगे हैं। क्या वो बेंचेस प्रॉपर्टी किसकी है? मोहक छाबड़ा क्लासेस की, बिजनेस की, ठीक है। क्या वो मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है? आंसर इज यस। भाई बच्चे आएंगे वहीं पे तो बैठेंगे, ठीक है। अगर बच्चे वहां बेंचेस ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ बैठेंगे? इसका मतलब है सर कि एसेट क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो एक बिजनेस ओन करता है, जो उसको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देता है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बताओ, घर है मेरा, ठीक है, वो घर किसका है? मोहक छाबड़ा क्लासेस का घर है, मोहक छाबड़ा का है? सर वो मोहक छाबड़ा का घर है, ठीक है, तो वो बिजनेस के लिए वो एसेट नहीं होगा। बात समझ आई नहीं है? हम किसके पॉइंट से सोचेंगे? मोहक छाबड़ा क्लासेस के। मोहक छाबड़ा क्लासेस के नाम पे एक बिल्डिंग है जहां पर वो पढ़ाता है, मोहक छाबड़ा क्लासेस के नाम पे फर्नीचर है, तो ये बिजनेस के हैं सारे के सारे। तो देखो सर एसेट का मतलब, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू, बिल्डिंग की कोई वैल्यू है, ठीक है, अटैच टू इट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजेस, कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, लैंड। सर स्टॉक कैसे हुआ? देखो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जैसे किराने की
शॉप है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ किराने के स्टोर में 100 किलो चावल पड़े हुए हैं। अब वो चावल को बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, कि माल पड़ा हुआ उसके अंदर। अब ये जो चावल है, जो स्टॉक है, इसको बिकेगा सर, ये बिकेगा तो पैसा मिलेगा ना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटरप्राइज हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। सर अगर ऐसी प्रॉपर्टी इसकी मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं है तो फायदा नहीं है। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू फ्रॉम विच फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट राइज होगा, ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। 3 तरह के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। सर नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो क्या होते हैं, बिजनेस में लाए जाते हैं, इसीलिए नहीं लाए जाते ताकि रीसेल होंगे। सर एग्जांपल देता हूं, मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग क्यों खरीदी, बेचने के लिए? सर नहीं, बिल्डिंग आपने इसलिए खरीदी बिजनेस के नाम पे, क्योंकि ताकि बिजनेस कर सको, ठीक है। इसका मतलब है जब मैं इसको खरीद रहा हूँ ना तो रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद रहा हूँ। एक किराने का स्टोर था, उसमें 100 किलो चावल उसने खरीदे। 100 किलो चावल क्यों खरीदे? ताकि बेचे, हाँ या ना, मैंने चावल खरीदे इसलिए ताकि बेच सकूं। बट अगर वो जो किराने का स्टोर वाला है, अगर उसने जो स्टोर खरीदा, जो एक बिल्डिंग खरीदी, क्या बिल्डिंग बेचने के लिए खरीदी? नहीं नहीं सर, इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग इसलिए खरीदी ताकि धंधा कर सके। बट जो उसने स्टॉक खरीदा, जो चावल खरीदे, सर वो ऐसे थे जो मतलब जल्दी से जल्दी बेचने की करता है, रीसेल कर देता है उसको। इसका मतलब है नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं which are held by the entity, entity का मतलब business, which are held by the business not for the purpose of resale but for increasing their earning। मैंने बिल्डिंग इसलिए खरीदी ताकि मेरा पैसा बढ़े, मैं वहां से कमाऊं, ना कि मैंने इसीलिए खरीदी ताकि उसको बेच सकूं। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने बिल्डिंग खरीदी ये सोच के खरीदी कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर पिछली बिल्डिंग में 50 बच्चे बैठते थे, इसमें 100 बैठेंगे। अच्छा, इसको रीसेल के पर्पज के लिए नहीं खरीदी। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, फर्नीचर भी 3 4 5 साल चलता है ना, ये थोड़ा बेचने के लिए खरीदा है। अब देखो, करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश। इसका मतलब है कन्वर्ट फॉर रीसेल। इसका क्या मतलब है, मैंने स्टॉक खरीदा, कोई अगर चावल खरीद के लेके आया तो मेरे को एक बात बताओ, वो ये सोचेगा अरे यार मन नहीं है, बाद में बेच देंगे? नहीं भैया, वो कहेगा जितनी जल्दी बिके चावल बेचो, पैसा लेके आओ। इसको बोलते हैं करंट एसेट, जैसे गुड्स, स्टॉक जो होता है उसका, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। नेक्स्ट, फिक्टिशियस एसेट। सर यहां पर फिक्टिशियस एसेट आने पे ना हर टीचर बोलता है यार ये समझ नहीं आएगा, बाद में आएगा, बाद में देखेंगे इसको, और वो बात कभी नहीं आती। यूट्यूब पे भी हेम चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी क्लास की टीचर ने भी यही बोला होगा कि बेटा इसको ना बाद में समझाऊंगी, ये अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने अकाउंट्स नहीं सीखा। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं समझाता हूँ, ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझना, थोड़ा 5 मिनट लगेंगे सर इसको समझाने में, अगर नहीं है इतनी पेशेंस तो छोड़ो और आगे चलो। देखो जी, मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ ना, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब पहले जमाने की बात समझो कि पहले जो भी एड्स चलती थी वो टीवी पे चलती थी। आजकल आ गया ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ये सब नहीं मैं बात कर रहा, मैं कर रहा हूँ पहले की बात, ठीक है। ये कोई कंपनी थी, इसने टीवी एजेंसी को बोला, एक चैनल वाले को बोला, भाई एक मेरी बात को सुन, ये तेरा चैनल है, ठीक है, तू मेरे बिजनेस की एड चलाएगा, मेरे प्रोडक्ट की एड चलाएगा 5 साल के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब है ये कंपनी का मतलब बिजनेस, इसने ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को बोला कि तू मेरे टीवी के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर ऐड चलाएगा, ठीक है। सपोज सोनी सब के ऊपर एक ऐड चलनी है, ठीक है, कितने साल के लिए चलनी? कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक का बना? सर कॉन्ट्रैक्ट बना 5 ईयर्स का, ठीक है, ओके। इसने इसके लिए 5 साल अपनी ऐड चलाने के लिए कितने रुपए पे किए? सर इसको 10 करोड़ रुपए, ये लीगल टर्म शीट पे हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब है सर, मेरे को एक बात बताओ, क्या एडवर्टाइजमेंट में से मेरे को कोई फ्यूचर में बेनिफिट होगा? सर बेनिफिट तो होगा। कैसे बेनिफिट होगा? ऐड चलेगी, लोग देखेंगे, लोग उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। क्या ये एसेट हुआ? हाँ सर, एसेट तो हुआ। अच्छा सर, बट इसको फिक्टिशियस एसेट क्यों बोलते हैं, समझाता हूं, सुनो। अब देखो, ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये 5 साल में मैंने टोटल कितना खर्चा किया, मतलब 5 साल ऐड चलाने के लिए टोटल कितना खर्चा किया? 10 करोड़ का। अब सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट मेरा ये ईयर है, फर्स्ट ईयर, मतलब ये होगी 1 अप्रैल, ये होगा 31 मार्च, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दी उसको 10 करोड़ की इस साल। अब देखो क्या हुआ,
इसका मतलब है क्या ये जो 10 करोड़ का खर्चा किया है इसको मैं अपने पहले साल में ही सारा का सारा एक्सपेंस दिखा दूं? सोचो ध्यान से। सर दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? सपोज करना कि मैं पिछले 5 साल से जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, जो मेरा प्रॉफिट मेरा धंधा कमा रहा है वो है 5 करोड़, ठीक है। पहले साल भी 5, दूसरे भी 5, तीसरे भी 5, अभी आ गया मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। ये अब मेरा इस अगर मैं पिछले 5 साल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इससे पिछले जो 5 साल थे अगर उसमें मैं 5 करोड़ कमा रहा हूँ, बट ये जो 6th ईयर है एकदम से मैंने कितना पैसा खर्च कर दिया, 10 करोड़, ठीक है, तो मेरा धंधा तो लॉस में चला गया। पिछले 5 साल से 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो इस साल भी लगभग उतना ही 5-6 करोड़ का कमाऊंगा, बट मैंने 10 करोड़ का तो खर्चा कर दिया। जिन जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया था ना, ठीक है, वो नाराज हो गए। वो भाई तू पागल है यार, तूने लॉस कर दिया, मेरा पैसा डूब रहा है, तू क्या कर रहा है? मेरे को एक बात बताओ, क्या इससे जिन जिन लोगों ने मेरे पे पैसा लगाया, इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगाया, वो नाखुश हो जाएंगे? अच्छा, बट मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने ये स्टेप सही किया? स्टेप तो सर आपने सही किया। अभी वो बच्चे हैं उनको नहीं पता, ये जो 10 करोड़ आपने अभी खर्चे ना, 100 करोड़ दे के जाएंगे तुम्हें अगले 5 साल के अंदर। इसका मतलब है सर अकाउंट्स क्या बोलता है, मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 करोड़ का खर्चा किया इसका बेनिफिट कितने साल के लिए मिलेगा? तो सर इसका बेनिफिट मिलेगा आपको 5 साल के लिए। तो तुम लोग ये 10 करोड़ के खर्चे को ना इक्वली डिवाइड करो 5 साल के अंदर, और बस उतना ही खर्चा उस पर्टिकुलर साल में दिखाओ। इसका मतलब है कि 2 करोड़ इस साल में खर्चा बताओ, 2 करोड़ इस साल में, 2 करोड़ इस साल में, 2 करोड़ इस साल में और 2 करोड़ इस साल में। अगर एकदम से 10 करोड़ का खर्चा अपने बिजनेस में दिखा दोगे ना, तो जिन जिन इन्वेस्टर्स ने तुम्हारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, रिलायंस ने अगर एकदम से 100 करोड़ खर्च दिया जिसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिल रहा है, मैं क्या देखूंगा भाई 100 करोड़ का खर्चा, यार ये पागल हो गया कर क्या है? इसका मतलब है कि एसेट तो था, बट ये एक ऐसा एसेट है जिसको राइट ऑफ मतलब खर्चा दिखाना, जनरल पब्लिक को बताना मैंने 10 करोड़ का खर्चा किया, क्योंकि ये कंपनी के केस में मोस्टली होता है। तो कंपनी को क्या बोला गया, कंपनी के लिए वैसे बोला जाता है जो खर्चा करेगा ना ईमानदारी से सबको बता दी, क्योंकि उन्होंने तेरे बिजनेस में पैसा लगाया। बट यहाँ बोला गया कि 10 करोड़ का खर्चा किया, हमें भी पता है, बट तेरे को मैं परमिशन दे रहा हूँ कि तू 2 करोड़ दिखा, फिर अगले साल 2 करोड़ दिखा, फिर अगले साल 2 करोड़ दिखा, फिर उसके अगले साल 2 करोड़ दिखा। इसको बोलते हैं fictitious asset। fictitious asset are those losses को expense भी बोल सकते हैं, which are not written off in the year in which they have been incurred। सारा का सारा 10 करोड़ रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि उसको दिखाना, ठीक है, मतलब शो करना, ठीक है। रिटर्न ऑफ में उसने बोला जिस साल में 10 करोड़ का खर्चा हुआ ना, उसी साल में 10 करोड़ नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? नाराज हो जाएंगे भाई जिन्होंने तेरे अंदर पैसा लगाया तेरे बिजनेस के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, they are not written off in the year in which they have incurred but in more than one accounting period। कितने साल के लिए बेनिफिट मिल रहा है? 5 साल के लिए। तो हर साल थोड़ा 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 दिखा। एकदम से 10 करोड़ दिखाएगा तो किसी को ये नहीं समझ आएगा कि ये 5 साल में तेरे को कितना बिजनेस प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको क्या पता, बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, दिमाग तो मेरा चल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ऐसा एक्सपेंस जिस साल में इनकर हुआ उस साल में हमें इसको डेबिट नहीं कर, जिस साल में इनकर हुआ उस साल में हमें इसको नहीं दिखाना, बट जितने सालों के लिए बेनिफिट मिलेगा उन बाकी सालों में इक्वली हम लोग इसको दिखाएंगे। सर मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। देखो जी, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और मैं टाइम नहीं दे सकता, समझ आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं सर ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? सर ड्राइंग्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी पैसा जो ओनर ने अपने बिजनेस से विड्रॉ किया है सर पर्सनल पर्पस के लिए। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है पर्सनल पर्पस का मतलब। सर देखो, मोहक छाबड़ा क्लासेस के जो गल्ला होता है ना, गल्ला समझते हो, ठीक है, जहाँ पर जितना भी सारा पैसा रखा जाता है, गल्ले में से मैंने क्या किया, गल्ले में से मैं ओनर हूँ, ये मोहक छाबड़ा क्लासेस का गल्ला है, ठीक है। गल्ले में 10 लाख रुपए पड़े थे, मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए निकाले, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए निकाले और उस 2 लाख का मैं फर्नीचर ले आया। मेरे को एक बात बताओ, क्या बिजनेस से पैसा विड्रॉ हुआ है? द आंसर इज यस। अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ हुआ है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मेरा पर्सनल पर्पस है? अरे नहीं सर, आपने तो फर्नीचर लिया, ये तो बिजनेस के लिए ही आपने खर्चा ना, तो इसको ड्राइंग्स नहीं बोलूंगा। अब सोचो, मैंने 2 लाख गले से निकाले, ठीक है। जब 2 लाख मैंने गले से निकाले तो इस 2 लाख रुपए को क्या किया, मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे में ना उनको एक नेकलेस गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे को बताओ मम्मी किसकी है? सर मम्मी तो आपकी है ना, बिजनेस की थोड़ी ना है। तो विड्रॉ हुआ, बट जो खर्चा हुआ पहले केस में बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो इसको ड्राइंग नहीं बोलूंगा।
बट मम्मी तो मेरी है ना, मेरा पर्सनल पर्पस है ना, तो इसको बोलूंगा ड्रॉइंग्स। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पस इज नोन एज द ड्रॉइंग्स। तो देखो, इट इज द अमाउंट withdrawn by the owner for the personal use. Drawings reduces the investment of the owner. सर इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब जब पैसा लगता है, कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। अब मैं पैसे को वापस ले गया तो इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। लास्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो क्या करती है, इनिशिएट करती है अकाउंटिंग का प्रोसेस। पर सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। अकाउंटिंग कब होगी? अगर मैंने 10 लाख रुपए खर्चे, ठीक है, कोई गुड्स को परचेज किया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब जब तक मैं पैसा ही नहीं खर्चूंगा तब तक रिकॉर्ड क्या करूंगा, और रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो अकाउंटिंग कैसे शुरू होगी? तो उसने बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिससे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है, जिससे अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो सर ये हमारी बेसिक टर्म्स की पहली 5 सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।